क्या वजह रहा कि घोसी आप लोग हार गए? देखिए, कोई वजह नहीं रहा है। और जहाँ चुनावी मैदान था, चुनावी मैदान में सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाते हैं। और यहाँ ये जनता का चुनाव था। यहाँ न तो माननीय सुधाकर सिंह जी का चुनाव था, न ही दारा सिंह चौहान जी का चुनाव था। यहाँ जनता का चुनाव था और जनता ने अपना निर्णय ले लिया था कि नहीं, मुझे इस बार क्या करना है। यहाँ अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी पूर्व की तरह चुनाव लड़ गई होती तो यहाँ सबको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया होता। और हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी बम्पर वोटों से चुनाव जीतता, सिर्फ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अगर अपना प्रत्याशी दे दिया होता तब। इसी में चर्चाएं चल रही, अरविंद राजभर घोसी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चर्चा हमको लगता है कि हमारे पत्रकार साथी कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग उस लायक हमको समझ रहे हैं। लेकिन अभी उस प्रकार कोई हमारा मन मिजाज नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव संगठन पर काम करती है। यह संगठन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होता है, ये संगठन दल को मजबूत करने के लिए भी होता है। इसके साथ साथ इस संगठन से जुड़े हुए लोग या फिर गांव में रहने वाले वो जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन तैयार किया जाता है। और संगठन तैयार हो रहा है। यहाँ की चर्चाएँ अगर इस प्रकार की हैं तो चर्चा करने वाले लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चर्चा जारी रखिए। ओमप्रकाश राजभर जी मंत्री कब बनेंगे? मैं तो मंच से कहा कि मंत्री कब बनेंगे वो हमारा विषय है। और मंत्री उनका डेट मैं जानता हूँ। वो जब गठबंधन हमारा हुआ, एनडीए की बैठक में हम और नेताजी गए थे, और एनडीए की बैठक के बाद ही तय हो गया था कि वो डेट कौन सा है जिस डेट में शपथ लेना है नेताजी को। वो मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, नेताजी जानते हैं। लेकिन बस इतना ही कह सकते हैं कि नेताजी मंत्री जल्द ही बनेंगे। नेताजी कह रहे थे घोसी चुनाव जीतेंगे तुरंत हम दारा भैया मंत्री बनेंगे। देखिए, घोसी चुनाव जीते चाहे हारे वाला का विषय था, लेकिन ये तो तय है, 100% तय है कि मंत्री तो दोनों बनेंगे। मंत्री तो दोनों बनेंगे। और मंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बनेंगे कि चुनाव हार गए। मंत्री इसलिए बने हैं कि जो चुनावा में घूम घूम करके जो 81,000 लोगों ने उठवा दिया है, जिस गौवा को हम लोग जीते हैं, जो घूम करके हम लोगों ने समस्या नोट किया है, उसका समाधान कौन करेगा भाई? जो रास्ते खराब हैं, जो नाली खराब है, अदरी में बताइए, अदरी में आज तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उस अदरी का प्राथमिक विद्यालय कौन बनवाएगा? अब इस पे जब हमने वहाँ कमिटमेंट किया है, हमने कहा है कि नहीं, हम प्रयास करेंगे कि सरकार से वहाँ पर सरकारी विद्यालय बनवाने का काम करवाया जाए। कौन करवाएगा? तो जो हमारा मंत्री रहेगा तभी नहीं करवा पाएगा। तो आपने कहा कि अखिलेश यादव को चिल्ली भर पानी में डूब बनना चाहिए, क्यों ऐसा? देखिए, अखिलेश यादव को मैंने इसलिए कहा, इस बात को मैंने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ करके आए, और जब वो विदेश से पढ़ करके आए तो यहाँ पर आकर के जिस शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए था, तात्कालिक समस्याओं के अनुसार उनको परिवर्तन करना चाहिए था, उस पर न करके बल्कि उन्होंने यहाँ के बच्चों की मानसिकता को दबाने का प्रयास किया। जिन बच्चों के बैग में लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, उन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी अगर दिलाने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए मैंने कहा कि उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और योगी जी से सीख लेना चाहिए कि जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, ये अच्छी पढ़ाई कहाँ पढ़ पाएंगे। और योगी जी से सीख लेते हुए ये देखे होते कि जिस प्रकार से अटल आवासीय विद्यालय का गठन करके 18 मंडल में सरकार ने बना दिया है और उसमें बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, उसमें मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित पिछड़े के बच्चे पढ़ रहे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पढ़ाई पढ़ने से जब वो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। हर घर विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अभी उतना विकास हुआ नहीं जितना होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की 8 बार की सरकार ने इतना चाँप के विकास किया था, इतना चाँप के विकास किया था कि गरीब खाए बिना मर रहा था। ये अनाज के घोटाला करने वाले लोग गरीब को खाए बिना मुआने पर विवश हो गए थे। थाने पर जिस प्रकार से धनुगाही हो रहा था, इन तमाम तरह की जो समस्याएं थी, जो छोटी मोटी समस्याएं थी, ये विकास वहीं पर बाधित हुआ। ये विकास वहीं पर, इस योगी सरकार में वहीं पर बाधित हुआ जहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है। वो पैसा लूटने के चक्कर में खाली पड़ा रहा। कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाए, टेंडर उसको मिल जाए जो हमको हमारा परसेंटेज दे दे, और जो परसेंटेज के पीछे पड़ेगा वो विकास नहीं कर पाएगा। अगर विकास देखना है तो जहुराबाद जाकर देख लीजिए। जहुराबाद में ओमप्रकाश राजभर जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास कराने का बंदोबस्त किए हुए हैं, वहाँ की सड़कें बोलती हैं, वहाँ के गरीब बोलते हैं, हमको क्या बोलना, वहाँ के गरीब जनता बोल रही है, वहाँ के गाँव के लोग बोल रहे हैं कि जो काम आज़ादी के बाद ओमप्रकाश राजभर ने करा दिया वो कोई नहीं करा पाया है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का जो तात्पर्य है, ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किए गए कुकृत्य थे, विकास के साथ वो इतने जटिल थे कि उसको सॉल्व करते करते, उसका समाधान करते करते हमारे योगी सरकार जी को साढ़े 6 साल हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 5 साल का कार्यकाल यूपी को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके ही दम मानेगा। क्या लगता है, आप लोग अभी बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वैसे भी राजभर वहाँ से आंकड़े नहीं बता? देखिए, सरकार के आंकड़े पेश कर देने से किसी की संख्या घट नहीं जाती है।
जिसकी संख्या जितनी है वो यथावत बनी रहेगी। तो सरकार तो अपने पक्ष में ही आंकड़ा दिया है, वो तो ये समीकरण तैयार किया है 2024 के पहले माहौल बनाने का प्रयास किया है कि बिहार में जो वो MY फैक्टर है वो एकदम मजबूत फैक्टर है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि MY फैक्टर के बाद 27% जो आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, 27% OBC, उसके बावजूद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 36% वहाँ पर अति पिछड़े समाज के लोग हैं। अगर जातिगत जनगणना हो गई उनके द्वारा अगर कराई गई है तो 36% जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी इस चीज़ का आकलन कर लें, आपसे सामंजस्य बना करके किसी राजभर समाज को या रजवाड़ को या राजवंशी को या किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को वहाँ मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम कर दे, अपने आप सब कुछ स्पष्ट और साफ हो जाएगा।